एक बार फिर आप सभी का स्वागत ऑनलाइन क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 6 विधायिका लेजिस्लेटिव के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट, हमने इसी चैप्टर में जो टॉपिक किया था पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में समझा कि संसद के कार्य क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, वो हमने अच्छे से समझा। और आज बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट, जो संसद है और राज्यसभा दैट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और लोकसभा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को मिला के संसद का निर्माण होता है। तो पूरी जो देश की जो विधायी शक्तियां हैं, देश के अंदर जो कानून बनाने की जो शक्तियां हैं, वो हमारे देश की संसद के पास है। और संसद लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। तो क्यों ना आज हम राज्यसभा के बारे में जानते हैं, उसके कॉन्सेप्ट, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि राज्यसभा आखिर है क्या, इसकी रचना कैसे होती है, इसके फंक्शन क्या क्या हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके चुनाव किस आधार पे होते हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं, और राज्यसभा के पास शक्तियां क्या हैं, कौन कौन सी शक्तियां राज्यसभा के हैं, क्या राज्यसभा वास्तव में जो लोकसभा से किसी तरह से कमजोर है इन टर्म्स ऑफ पावर्स, ये भी बात करेंगे। और राज्यसभा की जो संकटकालीन जो शक्ति है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। आखिर जब किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को उठाते हैं तो उसकी बनावट कैसे हुई, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं। तो इस बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये कहता है कि राज्यसभा के जो मैक्सिमम मेंबर्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इट शुड नॉट एक्सीड 250, यानी कि जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो मेंबर्स हैं वो 250 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन करेंटली जो राज्यसभा के जो सदस्यों की जो संख्या है 245 है। अब इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो राज्यसभा के जो सदस्य की संख्या अगर 250 होती है तो वो 250 मेंबर्स का कैसे वहां तक पहुंचते हैं। तो बेटा अगर 250 मेंबर्स को लेकर अगर हम चलते हैं तो 238 मेंबर्स, 250 में से 238 मेंबर्स हैं, वो जो है आपके जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, डिफरेंट राज्य हैं उनसे, और साथ ही जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे चुन के आते हैं। अगर जो राज्यसभा मैक्सिमम अपने स्ट्रेंथ पे हो, और जो 12 मेंबर है दे शुड हैव द स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस इन साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, आर्ट। ये ऐसा जो नागरिक देश के जिनके पास में किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में काफी काम अच्छा किया हो, उनके पास अच्छा अनुभव हो आर्ट के मामले में, इन टर्म्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, और फिर कला के मामले में, उनका चुनाव न होकर वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स है, इनको चुनाव की प्रक्रिया के थ्रू नहीं गुजरना होता। ये बात कर रहे थे अगर 250 मेंबर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर राज्यसभा की होती है तो उसमें से 250 मेंबर्स में से 238 मेंबर्स विभिन्न राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनसे चुन के आते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू, और 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं अगर हमारी जो आज की जो वर्तमान में जो स्ट्रेंथ है बेटा वो जो है 245 है, तो इसमें से 230 मेंबर्स है यूनियन टेरिटरीज और विभिन्न राज्यों की जो विधानसभा है उनको चुन के भेजती है।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के जो चुनाव है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है उसके, जैसा कि मैंने बेटा बताया कि हमने इसी के अंदर कंपोजिशन में ही इसको इंक्लूड कर दिया कि जो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो विभिन्न रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली के थ्रू चुन के आते हैं, जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है। ये जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। अब राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो जो है उसके जो चुनाव करने का एक जो स्ट्रेंथ रखी गई है कि भाई कौन से राज्य से कितने सदस्य चुन के आएंगे, वो अपने आप में एक भारत देश के अंदर एक अलग प्रक्रिया अपनाते हैं। हमारे यहाँ पे जो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है उसका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कितना होगा। जैसे बात करें हमारे राज्य की, हरियाणा की, तो यहाँ से 5 मेंबर जो है राज्यसभा के लिए चुनती है यहाँ की विधानसभा। अगर वहीं बात करें सिक्किम की तो सिक्किम से 1 मेंबर चुन के जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, उसके आधार पर जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और 233 मेंबर्स वर्तमान काल में विभिन्न राज्यों की राज्य की विधानसभाएं चुनती हैं और साथ में यूनियन टेरिटरीज के थ्रू चुन के जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझिए चुनाव का जो प्रक्रिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अवधि जो है इसका जो सेशन, इसका जो कार्यकाल है उसके बारे में बात कर रहे थे कि जो राज्यसभा का टर्म कितना है, इसका कार्यकाल कितना है। देखो बेटा, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करना चाहें तो जैसे लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 इयर्स का 5 इयर्स का होता है एंड आफ्टर द 5 इयर्स द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, कार्यकाल खत्म हो जाता है। स्पीकर को छोड़ के बाकी सभी सदस्य एक अपने कार्यभार से मुक्त कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा के बारे में बेटा बात करें तो 6 साल का कार्यकाल है इसका। कार्यकाल 6 साल का होने के बाद भी इट इज अ परमानेंट हाउस, ठीक है ना, वेयर एज द लोकसभा इज अ नॉन परमानेंट हाउस, ठीक है ना। ये परमानेंट हाउस है, ये हमेशा चलता रहता है। चलता रहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके सदस्य एक साथ कभी रिटायर नहीं होते, उनका कार्यकाल एक साथ खत्म नहीं होता। 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा विल रिटायर आफ्टर एवरी 2 इयर्स, ठीक है ना। तो हर 2 साल के बाद में जो 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, उसकी जगह दूसरे चुन के आ जाते हैं। तो ये अपने आप में मतलब बनी रहती है और इसके बने रहने की आवश्यकता है, उसके कारण है, कभी डिस्कस करेंगे चैप्टर में। इसी के साथ में जो सेशन की बात करते हैं कि जो राज्यसभा के जो सेशन है मैक्सिमम साल में कितने बार होना चाहिए। राज्यसभा के मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन है कि राज्यसभा की मीटिंग साल में कितनी बार होनी चाहिए। हाँ, मिनिमम एटलीस्ट इट शुड बी एटलीस्ट 2 मीटिंग शुड बी कट, ठीक है ना। 2 मीटिंग्स राज्यसभा की साल में होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हो हमारे देश में विंटर सेशन, मानसून सेशन और कभी समर सेशन के नाम से जानते हैं। अब एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग के बीच का जो गैप है इट शुड नॉट एक्सेप्ट मोर देन द 6 मंथ्स, ठीक है ना। सपोज करो कि पहली मीटिंग जनवरी में हुई है तो 6 महीने के बाद में दूसरी मीटिंग का होना आवश्यक है। कारण इसका है कि बेटा जो मीटिंग होने के पीछे एक बात है, जैसे कि कोई अगर ऑर्डिनेंस जब राज्यसभा या लोकसभा अपने सेशन में नहीं होती, उनकी मीटिंग नहीं होती है और उस पीरियड में अगर सरकार कोई इमरजेंसी में एक कानून लेके आती है तो उसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। अब ऑर्डिनेंस जब तक कि राज्यसभा और लोकसभा से पास ना हो वो ऑर्डिनेंस ही रहेगा, देश के लिए कानून का काम नहीं करेगा, ठीक है ना। उसका पीरियड जो लिमिटेशन है 6 मंथ है। तो इसीलिए राज्यसभा की जो मीटिंग्स का जो हमने रखा है वो इसीलिए 6 मंथ्स रखा है ताकि 6 मंथ से पहले मीटिंग हो जाए और वो ऑर्डिनेंस को पास कर दिया जाए, ठीक है ना। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता है। हमने कह तो दिया कि बेटा राज्यसभा के जो सदस्य है वो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से चुन के आते हैं। ये तो आपने मान लिया, चलो मैंने कह दिया और आपने मान लिया, लेकिन क्या मैं भी इस चुनाव में खड़ा हो सकता हूँ या फिर कल आप भी तो बोल सकते हो कि मुझे राज्यसभा का सदस्य बनना है। तो देयर शुड बी सम क्वालिफिकेशन, सर्टेन एज लिमिटेशंस, है ना।
होनी चाहिए ना। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चाहे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए क्या है, जो मेंबर बनना चाहता है ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी के साथ में जो दूसरी योग्यता है कि ही शुड हैव एटलीस्ट कंप्लीटेड मिनिमम एज 30 इयर्स, उसको 30 साल का होना चाहिए भाई। अगर सदस्य चुना जाना है तो उसको 30 साल की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। और कुछ जो समय समय पर जो संविधान के अंदर अगर अमेंडमेंट करके कुछ ऐसी योग्यताएं डाला जाती हैं तो होना चाहिए। और ऐसा भी है कि जैसे कि किसी राज्यसभा से किसी राज्य की से आप जहां से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहां पर आपकी एटलीस्ट जो है 6 मंथ्स वहां पे रहना जरूरी है। तो ये राज्यसभा की योग्यताओं में से है, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए और नॉर्मल जो सारी कंडीशन है, लेकिन मोटे तौर पे एज लिमिटेशन को और भारत का नागरिक होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, राइट। मुझे आशा है कि आप हर एक शब्द को समझ रहे होंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि लोकसभा में भी एक अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा के अंदर जो अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष को हम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के नाम से बोलते हैं, वहीं राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उसको हम चेयरमैन कहते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का पद जो है उस पर कौन बैठता है, वो बात अपने आप में एक लोकसभा से थोड़ी सी डिफरेंट चलती है यहाँ पर, कारण कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है ना। जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर ऑफ द हाउस एंड द डिप्टी स्पीकर, whereas in राज्यसभा द चेयरमैन या द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया वो हमेशा से आपके चेयरमैन, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन या लोकसभा राज्यसभा के चेयरमैन रहने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि जो देश का उपराष्ट्रपति है वो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको कि राज्यसभा का जो चेयरमैन है, और जो उपराष्ट्रपति का आपको पता ही है कि उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं उपराष्ट्रपति को, ठीक है ना। राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा और तो इस बारे में आप समझ ही गए हो। जो राष्ट्रपति के लिए बेटा लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके थ्रू राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से चुन के आता है। जबकि देखो अंतर को समझिए, जो राष्ट्रपति के चुनाव में आपके लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, इसी के साथ विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इनडायरेक्ट सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इसी के साथ में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं चुनाव के, ठीक है। तो जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो राज्यसभा की जो मीटिंग्स हैं उनको कंडक्ट करता है, ठीक है ना। यानी कि राज्यसभा को, जैसे तुम्हारे क्लास में आप कहिए कि टीचर जो क्लास को संभालता है या फिर मॉनिटर जो क्लास की देखभाल करता है, कंट्रोल करता है, ऐसे राज्यसभा की कार्रवाई को संभालने की जो जिम्मेवारी है वो उपराष्ट्रपति के पास है। उपराष्ट्रपति के साथ ही राज्यसभा में एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है। डिप्टी चेयरमैन का जो चुनाव है वो राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। जब चेयरमैन अपने पद पर नहीं है, कहने का मतलब राष्ट्रपति की जगह हो सकता है ड्यूटी कर रहे हो, डिस्चार्जिंग ड्यूटी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उस पीरियड में उस अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, तो जो राज्यसभा की जो मीटिंग्स को कंडक्ट कौन करने वाले हैं? कौन? अरे कौन करेंगे बता दो। अरे भाई उस पीरियड में डिप्टी स्पीकर जो कि राज्यसभा के सदस्यों ने चुना है, राइट। इसी के साथ में इन ऑब्सेंस किसी भी वजह से अगर उपराष्ट्रपति जो कि चेयरमैन है राज्यसभा के, एब्सेंट है तो उस पीरियड में करेंगे, ठीक है ना। तो
उपराष्ट्रपति को जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है राज्यसभा के, कुछ काम से हो सकता है तो उस पीरियड में डिप्टी चेयरमैन वहां की जो डिस्चार्ज करेंगे अपना फंक्शन, राइट, एज अ चेयरमैन, वो एज अ चेयरमैन काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में। पावर एंड फंक्शन ऑफ द राज्यसभा अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, हम समझने की कोशिश करेंगे राज्यसभा कैसे काम करती है, उसकी शक्तियां क्या हैं, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, लोकसभा और राज्यसभा के पास में देश का कानून बनाने की जो शक्ति है, लोकसभा से में पेश किया जा सकता है जो भी बिल है, कानून का रूप बाद में लेगा, पहले बिल पेश किया जाता है और राज्यसभा में बिल पेश किया जा सकता है। फिर उसके बाद में दोनों हाउसेस से पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास में जाता है, राइट, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। कोई भी बिल राज्यसभा या लोकसभा में दोनों में पेश किया जा सकता है, छोड़ के मनी बिल को। मनी बिल सीधा सिर्फ लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा के अंदर भी वो बाद में आता है। लेकिन अगर राज्यसभा उसके ऊपर कुछ दिन रख लेती है, पास नहीं करती है, उस पर कुछ अपनी रिकमेंडेशन देती है, ये मर्जी है लोकसभा की, उसको माने या ना माने। अगर राज्यसभा से वो बिल भेजा आपने, समझो कि आपने एक बिल भेज दिया था, लोकसभा ने पास करके राज्यसभा के पास, राज्यसभा अगर उसको 14 दिन तक पास करके लोकसभा को वापस नहीं देती है तो वो पास माना जाएगा। तो इस बारे में आप समझ सकते हो, जो मनी से रिलेटेड है वो मैटर के ऊपर राज्यसभा के पास में लोकसभा से शक्तियां कम है। ठीक है, क्लियर यहां तक? हमने दोनों चीजें, लेजिस्लेटिव पावर्स, जो देश में कोई भी कानून बनने वाला है, लोकसभा या राज्यसभा के पास में बराबर शक्तियां हैं। लेकिन फाइनेंशियल पावर्स अपने आप में, मैंने बात की, आपको बताया कि वो राज्यसभा के पास कम है। मनी बिल, बाकी नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा या लोकसभा दोनों जगह पेश किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल सबसे पहले टेबल पे रखा जाएगा लोकसभा के अंदर, फिर लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा। ठीक है ना? तो फाइनेंशियल पावर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पावर, राज्यसभा की शक्ति इज कंपेरेटिवली लेस देन दी लोकसभा। कार्यपालिका पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर representative of the people of the India has elected them directly। ठीक है ना? तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन जो मेंबर हैं वो लोकसभा के, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूं, जो देश की जनता चुनती है वो लोग लोकसभा में जाके बैठते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए, यानी कि कोई काम ठीक किया है नहीं किया है, उसकी जवाबदारी उनको कहां देनी होगी? लोकसभा में देनी होगी। ठीक है ना? तो अगर ये देखा जाए, अगर कोई लोकसभा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भाई लोकसभा के जो सदस्य उन्हीं में से मिनिस्टर चुने जाते हैं। ठीक है ना? यानी कि जो पार्टी मेजोरिटी में है वो सरकार बनाती है, सरकार के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोकसभा के ज्यादातर जो है, मोस्ट केसेस में आप देखोगे वो लोकसभा के सदस्य होंगे। कुछ मिनिस्टर्स राज्यसभा से भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री का ये अपना एकाधिकार है। ठीक है ना? लेकिन अब वो क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुन के आए, इसलिए दे आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी कि अपने कार्य के लिए उसके प्रति जिम्मेवार है। जैसे आप लोग अपने काम के लिए भाई अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, स्कूल में जो टीचर्स के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो। ठीक है ना? स्कूल में प्रिंसिपल या फिर टीचर्स को लगता है कि किसी का कंडक्ट ठीक नहीं है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है। ऐसे ही सिमिलर थिंग्स हैपन्स इन राज्यसभा एज वेल और लोकसभा में। तो जो सदस्य हैं लोकसभा के प्रति, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना? लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं है कि राज्यसभा भी उनकी कंडेम तो कर ही सकती है, उनका काम करने का तरीका ठीक नहीं है तो फिर वो बुराई तो कर ही सकती है सरकार की। और साथ ही साथ में बेटा, जो जवाब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हो सकता है, कोई मिनिस्टर्स है वो राज्यसभा से चुन कर गया हो, राज्यसभा का सदस्य हो,
तो उसको जवाब राज्यसभा में देना होगा, जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, जो नेशनल इंटरेस्ट के मैटर्स है उनके ऊपर पूछे जाए। लेकिन देखा जाए तो ज्यादा पावर इस बारे में लोकसभा के पास है, ठीक है। आगे चले, आगे हम बात करते हैं तो वो कंट्रोल जो है कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल है वो लोकसभा का ज्यादा है, राज्यसभा का इतना ज्यादा नहीं है। कारण आपने समझ लिया, बिकॉज दे आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। अब न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं कि जो राज्यसभा के पास में क्या कोई जुडिशियल पावर भी है? बिल्कुल जी हाँ, जुडिशियल पावर है। किस तरह की पावर है वो आप बताएंगे। मुझे पता है तुम कभी भी कुछ मेरे पास में रखते नहीं हो, मुझे ही बताना है, मैं जानता हूं। आप लोग कमेंट से भी नहीं बताते हो, ठीक है ना, बताना चाहिए। तो मैं बता देता हूं बेटा, जो न्यायिक शक्ति है, जुडिशियल पावर, जो न्याय करने की शक्तियां, जैसे आपके राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, अगर इनके ऊपर कोई इम्पीचमेंट अभियोग लगाया जाता है, कोई चार्जेस लगाए जाते हैं, भाई ये संविधान के हिसाब से कार्य नहीं कर रहे, तो ये जो है लोकसभा और राज्यसभा से इस तरह का इम्पीचमेंट दोनों जगह से पास होना चाहिए, ठीक है ना। अगर दोनों जगह से पास होगा तभी राष्ट्रपति को या फिर उपराष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त किया जा सकता है। इससे सिमिलरली अगर फिर कोई जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है या फिर सुप्रीम कोर्ट के अन्य जस्टिस हैं, उनके अगेंस्ट भी कोई इम्पीचमेंट आता है, कोई अभियोग लगता है, कोई आरोप लगता है, प्रत्यारोप लगता है, तो उसकी जो न्यायिक जांच है वो राज्यसभा और लोकसभा के पास, दोनों के पास में बराबर शक्तियां हैं। दोनों से पास 2/3 मेजोरिटी के साथ में पास होना चाहिए, तभी वो जाके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स राज्यसभा के पास में कौन कौन सी हैं, संवैधानिक शक्तियां कौन सी है। देखो बेटा, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अंदर अमेंडमेंट लाना है, हमें संविधान के अंदर कुछ बदलाव लाना है, तो लोकसभा और राज्यसभा के पास, दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं। संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत पड़ती है तो लोकसभा राज्यसभा के पास में बराबर है, दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी चाहिए, तब ही वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लीगली वैलिड होगा। तो इस तरह से आप समझ गए हो इसके बारे में। इसी के साथ में कुछ संकटकालीन इमरजेंसी पावर्स है राष्ट्रपति के पास, राज्यसभा के पास, वो भी बात कर लेते हैं कि इमरजेंसी के अंदर जो आपकी राज्यसभा किस तरह से काम करती है, उनके पास में कौन सी संकटकालीन इमरजेंसी पावर है। तो अगर कोई भी इमरजेंसी देश के अंदर अगर इमरजेंसी लगा दी जाती है, ठीक है ना, आपातकालीन की घोषणा कर दी जाती है, तो वो जो आपातकालीन की घोषणा है वो 1 महीने से ज्यादा लागू नहीं रह सकती जब तक कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास ना हो जाए। अगर लोकसभा उस टाइम अपने अधिवेशन में नहीं है या फिर मौजूद नहीं है तो राज्यसभा से उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि संकटकालीन में जो है पोजीशन में राज्यसभा से जो भी कोई अगर आपातकालीन, राष्ट्रपति देश में आपातकालीन की घोषणा करते हैं तो राज्यसभा से भी उसका अनुमोदन 2/3 मेजोरिटी के साथ होना आवश्यक है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं हम निर्वाचन संबंधी शक्तियों के बारे में कि जो राज्यसभा के पास में, बार बार राष्ट्रपति बोल देता हूँ, काफी मुझे राष्ट्रपति के बारे में बात करना अच्छा लगता है। तो राज्यसभा के पास में कौन सी जो है निर्वाचन संबंधी इलेक्टोरल पावर्स है, किसका चुनाव में हिस्सा लेती है। तो बेटा अगर चुनाव में हिस्सा लेने की बात करें तो हमारे देश की जो राज्यसभा और लोकसभा, वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, दोनों के अंदर जो है चुनाव के प्रक्रिया में दोनों में हिस्सा लेती है, ठीक है ना। जो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव हो चाहे फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, और इवन आपकी जो राज्यसभा का जो डिप्टी स्पीकर जो चुना जाता है वो भी बेटा इसी तरह से उसका चुनाव, वहां की राज्यसभा के जो सदस्य हैं वही अपने डिप्टी स्पीकर का चुनाव लेते हैं। आपको मैंने बता दिया कि जो चेयरमैन है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो उसमें ज्यादा बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। विशिष्ट शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि स्पेशल पावर जो राज्यसभा के पास में क्या है। स्पेशल पावर में देखें तो आर्टिकल 249 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बात करता है कि जो इंडियन जुडिशियल सर्विसेज
भारतीय न्यायिक सेवाएं की बात करें तो देश के अंदर स्थापित करने की जो एक किस्म से परमिशन वो देश की सरकार को दे सकती है राज्यसभा। इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को स्थापित करने की जो शक्ति है वो सरकार के पास दे सकती है। इसी तरह से जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उनको देश में स्थापित करने की जो शक्ति है वो भी सरकार के पास दे सकती है। और अगर एक और कोई भी राष्ट्रीय महत्व का जो मैटर है, नेशनल इंटरेस्ट का कोई मैटर राज्यसभा की सूची में, राज्य सूची में जो आपने बात किया होगा ना, एक सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे राज्य की विधानसभाओं को जो कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर स्टेट लिस्ट में कोई ऐसा जो मैटर है जिसके ऊपर नेशनल इंटरेस्ट का है तो उसको जो है अगर राज्यसभा अनुमोदन करके बताना चाहे तो देश के जो पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बना सकती है। तो इस तरह से देखें तो हमारी जो राज्यसभा अपने आप में एक आदर्श है और कंपेरेटिवली इसके पास में शक्ति के बारे में टर्म्स ऑफ पावर अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को लोकसभा से नीचे पाती है शक्ति की बात करें। लेकिन एक आदर्श है, अनुभवी लोग हैं देश के अंदर जो कोई भी कानून बनता है तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन हो सकता है। उस राज्यसभा कुछ मैटर्स के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन लोकसभा को दे सकती है। तो ये अपने आप में लोकसभा कभी कभी अस्तित्व में नहीं होती है, कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो देश में एक संवैधानिक संकट खड़ा ना हो इसके लिए राज्यसभा का होना जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ आज हमने ये टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी और नए टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम बात करेंगे लोकसभा की रचना के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी राज्यसभा को पढ़ा, लोकसभा को पढ़ लेते हैं। इसी के साथ नमस्कार, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।